नारी कौन है? नारी वो है जिसको आज हम पूछते हैं मंदिरों में। क्या लोग यहाँ पे नारी को घरों में पूछते हैं? क्या उन नारियों के साथ सच्चा व्यवहार किया जाता है? नहीं। नारी सिर्फ आज इस धरती पे क्यों है? कहा जाता था नारी इस दुनिया में सबसे बड़ी है, लेकिन भारत देश में नारी इतनी नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन नारी के लिए इस देश में कुछ नहीं। अगर आपको याद है 1972 में अजमेर स्कैंडल, जहां पे 300 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन उन्हें न्याय कब मिला? 2007 में। कितना समय लग गया उन सबको, ये कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन 2007 के बाद जब उन्हें न्याय मिला, 2013 में उनको न्याय मिलने के बाद क्या हुआ? उन्हीं लोगों को रिहा कर दिया गया और आज वही लोग सम्मान के साथ जी रहे हैं। क्या वे न्याय है 300 लड़कियों के साथ? निर्भया, सभी जानते हैं उनके बारे में। उनको न्याय मिलने में कितना समय लगा? जब वह चली गई तब न्याय मिला। क्या वो उनको पूरा न्याय मिला था? कितनी ना जाने कितनी निर्भयाएं जो हमेशा आस लगा के बैठी रहती है कि कानून ही है जो हमें न्याय देगा। पर कानून, कौन सा कानून जो न्याय दे रहा है? भारत में कानून तो इतना अच्छा है, पर न्याय मिलने में तो कितना समय लग जाता है। मैं भारत की बेटी, भारत का गौरव हूँ, नया उजाला हूँ, एक नया सवेरा हूँ। मैं भारत की बेटी, भारत का गौरव हूँ, नया उजाला हूँ, नया सवेरा हूँ। अब रोकना नहीं मुझे, अब रोकना नहीं मुझे, अब ख्वाबों की दुनिया से, अब ख्वाबों की दुनिया से मुख मोड़ना नहीं मुझे। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि रावत है और सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सभी सम्माननीय और ज्ञानी लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं। आज के हमारे इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का कारण, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का कारण कानूनी कमजोरी नहीं, सामाजिक चेतना का अभाव है। और मैं इस बात से मान्यवर बिल्कुल सहमति रखती हूँ कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का कारण कानूनी कमजोरी नहीं, सामाजिक चेतना का अभाव है। मैं बात करती हूँ अपने देश भारत की, जिस भारत की संस्कृति कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पे एक नारी की पूजा की जाती है, मनुस्मृति का ये श्लोक है कि जहाँ पे नारी की पूजा की जाती है वही सारे देवता समाते। ये मेरी भारत की संस्कृति कहती है। मेरी भारत की संस्कृति कहती है कि नारी ही लक्ष्मी, नारी ही गौरी, नारी ही काली। लेकिन मान्यवर, मैं इस बात से बिल्कुल मुख नहीं मोड़ती हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल ना नहीं कहती हूँ कि मेरे भारत में एक समय ऐसा भी आया था जहाँ भारत की स्त्री को गृह लक्ष्मी बोलकर गृह के बंधनों में बांध दिया। उसे कहा कि तेरा कार्य सिर्फ, तेरा अस्तित्व सिर्फ ये घर का चूल्हा चौका संभालना और बच्चे करना है। मैं इस बात से बिल्कुल मुख नहीं मोड़ती हूँ। लेकिन भारतीय संस्कृति ने हमेशा स्त्री को एक माँ का दर्जा दिया है, माँ कहा है और माँ ही कहलाया है। हम कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय, क्योंकि माँ ही जननी है और माँ ही सब कुछ है। तो पुरातन समय के उन नियम कानूनों, उन विधि विधानों में पशु वृत्ति के साथ साथ पितृसत्ता एवं धार्मिक कुरीतियों जैसे मूल्यों की बहुलता थी और उन मूल्यों ने समाज में रहने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत अनुभव दिए। उन व्यक्तिगत अनुभवों से सामुदायिक अनुभवों का निर्माण हुआ और एक ऐसी सोच, एक ऐसी तथाकथित सोच अस्तित्व में आई जिसने महिलाओं को आज इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और आज हमारे समक्ष सामाजिक चेतना का जो रूप है, उसके अंकुरण के बीज भी उन्हीं नियमों एवं उन्हीं व्यवस्थाओं के कर्मागत विकास ने डाले थे जिसने महिलाओं की स्थिति को आज इतना दयनीय बना दिया है। जो इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों का कारण सामाजिक चेतना का भाव नहीं, बल्कि कानूनी कमजोरी है। सम्मानित मंच, न्याय शास्त्र का दर्शन कहता है, न्याय शास्त्र का दर्शन कहता है कि कानून मात्र किसी कोरे कागज पर लिख दिए गए शब्द या किसी पुस्तक में लिख दी गई पंक्तियों तक सीमित नहीं।
बल्कि उसका पूर्ण क्रियान्वयन भी उसी कानून का हिस्सा है। और वही दर्शन यह भी कहता है कि यदि कानून होते हुए कोई अपराध होता है तो उसका जिम्मेदार स्वयं वह कानून या उसे व्यवहारिक रूप देने वाली संस्थाएं हैं। साथियों, आज महिला कानूनों के क्रियान्वयन की, उनको व्यवहारिक रूप देने वाली संस्थाओं की स्थिति इतनी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है कि सबसे पहले यदि किसी महिला के साथ जघन्य अपराध होता है तो सबसे पहले पुलिस अधिकारी स्वयं न्यायाधीश बनकर उसकी गरिमा का उल्लंघन करते हैं। उसके बाद तथाकथित वकील आड़े तिरछे प्रश्नों से उसका अनादर एवं तिरस्कार करते हैं। और यदि इन सब के बावजूद भी उसका हौसला न टूटे तो हमारी न्यायिक व्यवस्था के मकड़ जाल में फंसकर उसे 20-20 वर्षों तक अदालत की चौखटों पर एड़ियां रगड़नी पड़ती है। और साथियों, ऐसे में एक सोच अस्तित्व में आती है, एक विचारधारा जन्म लेती है कि देखते ही देखते महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी यह निश्चय करती है कि यदि हमारे खिलाफ कोई अपराध होता है तो हम उसकी शिकायत ही दर्ज न कराएं। फलक से चांद भी उतरेगा, आसमां से तारे भी आएंगे। मुझे खुशी होगी जब हम कमजोर कानून को मजबूत बनाएंगे। इस पुनीत अवसर पर सबसे पहले नारी शक्ति को नमन करते हुए मैं शिक्षा भारती सदन की गरिमा को प्रणाम करती हूँ तथा सदन पटल पर रखे गए विषय के पुरजोर विपक्ष में अध्यक्ष महोदय, मैं इस मंच के माध्यम से जोर देकर कहना चाहूंगी, इस पितृ प्रधान समाज में कमजोर और लचर कानून की आड़ में आज भी महिलाएं अत्याचार की जंजीरों में जकड़ी हुई हैं और तड़प रही है। हमारा देश तब तक पूर्ण महाशक्ति एवं विश्वगुरु के रूप में विकास नहीं कर सकता जब तक महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका न जाए। हमारे प्रतिपक्षी साथी कहते हैं कि सामाजिक जागरूकता लाकर इसे रोका जा सकता है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्यों आज की तारीख में भी महिलाओं पर इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है महोदय कि जितने भी महिलाओं के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए उसमें अधिकांश का नेतृत्व पुरुषों ने किया। यह ठीक उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार किसी बिल्ली को चूहा सुधार आंदोलन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया हो। इसका सटीक उदाहरण बिहार के मुजफ्फरपुर में हो रहे बालिका सुधार गृह में यौन शोषण कांड है। वहां बच्चियों का राक्षसी बलात्कार किया जा रहा था और 7-7 साल की बच्चियों की रेप के दौरान मृत्यु हो जाने पर उन्हें उसी में दफना दिया जा रहा था। आप लोग केवल सुनिए नहीं, मानवता के नाते उन बच्चों के तड़प को महसूस कीजिए और दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या आप वहां जाकर और सामाजिक जागरूकता लाएंगे या कठोर कानून बनाकर इंसाफ दिलाएंगे। मैं अब ये पूछना चाहूंगी अपने प्रतिपक्षी साथियों से कि क्या सच में सामाजिक जागरूकता की अवचेतना की कमी है। भारत प्राचीन काल से विश्वगुरु रहा है। यहाँ तो ये भी कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सामाजिक जागरूकता की दुहाई देने वाले लोगों ने तो नारी को लक्ष्मी, सरस्वती और न जाने क्या क्या बना दिया। अब और कितनी सामाजिक जागरूकता चाहिए। सामाजिक जागरूकता तो प्राचीन काल में भी थी, परंतु हुआ क्या, द्रौपदी, सीता, अहिल्या आदि देवियों पर अत्याचार। सामाजिक जागरूकता तो आज भी है, परंतु आज भी निर्भया कांड, कंछावला कांड, लखीमपुर कांड, हाथरस कांड, मैं आपको कितने नाम गिनवाऊं, समय का अभाव है महोदय। अगर वास्तव में हमें नारियों का सशक्तिकरण करना है तो हमें कानून सशक्त बनाना होगा। अगर हमें वास्तव में महिलाओं को हिंसा मुक्त करना है तो कठोर कानून बनाकर सभी कार्यक्षेत्र में 50% आरक्षण देना होगा। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। नमस्कार, मैं मान्या डाइट राजेंद्र नगर से आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता के पक्ष में अपने विचार रखने जा रही हूँ। मान्यवर, भारतीय संविधान ने हमें अनेकों अधिकार दिए हैं, लेकिन इसी संविधान ने हमें कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ढाबे पर काम कर रहे छोटू को पास बिठाकर उससे बात करी हो? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जरूरी काम होने पर भी लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी रोकी हो? सेक्शन 3 और 4 के तहत दहेज देना एक अपराध है, लेकिन आज भी समाज में न जाने कितने भाई और पिता तोहफे के नाम पर अपनी संपत्ति जोड़ रहे हैं। आप कितनी ही नीतियां बना ले, कितने ही कानून बना ले, लेकिन प्रथाओं और परंपराओं के नाम पर मौखिक कानूनों से बढ़ रहे अपराधों को नहीं रोक सकते। गांधी जी नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, नैतिकता जो हमारे समाज में आज दम तोड़ती नजर आ रही है।
हम नैतिकवादी तो नहीं, भौतिकवादी जरूर हो गए हैं। हम गाय पालक से कुकुर पालक हो गए हैं। मेरी विपक्ष में जो है वो कहेगी कि कानून कमजोर है। आप मुझे बताइए, कौन सा कानून आपको अधिकार देता है कि रात को लेट आई घर, रात को देर रात लौटती लड़की को आप घसीट घसीट कर मार दें? कौन सा कानून आपको अधिकार देता है कि आप एक नाव पर लड़की पर एसिड फेंक दें? कौन सा कानून आपको अधिकार देता है कि लड़की के छोटे कपड़े उसके प्रति हुए हर अपराध का कारण बने? कौन सा कानून आपको अपराध देता है कि लड़कियों की निजी तस्वीरों को आप सामाजिक प्लेटफॉर्म्स पे प्रदर्शन करें? नहीं ना। तो यहाँ पे कानूनी कमजोरी नहीं, सामाजिक अभाव है। यह इस बात का गवाह है कि सामाजिक अभाव ना होने के कारण महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अब मैं बात करती हूँ भारत की। दिल्ली जैसे शहरों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं, और कितने तो मामले ऐसे जो दर्ज भी नहीं होते। दिल्ली के समाज के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोग अपनी बदनामी के कारण लड़कियों की बातों को दबा देते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने होंगे, पुलिस बार बार घर पर आएगी, रहने दो, जो हो गया उसको किस्मत समझ के मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि सामाजिक अभाव नहीं है, इसीलिए वो केस दर्ज भी नहीं कराते। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट के द्वारा देखा जाए तो सबसे अधिक मामलों में महिला के निजी रिश्तेदार शामिल हैं। इस बात से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी समर्थन करते हैं कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार का प्रमुख कारण सामाजिक चेतना का अभाव है। महिलाओं को समर्पित 4 पंक्तियों द्वारा मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। पर आत्म स्वीकृति उस रूप को मिलती नहीं, विचारधारा नियंत्रण नाम की बेड़ी, विचारधारा नियंत्रण नाम की बेड़ियां जकड़ी हैं, उन्नति उसकी विश्व में होगी, ऐसी बात कहती है। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय निर्णायक मंडल के सदस्य एवं माननीय विदुषियों और विद्वानों को मेरा नमन। विषय के पक्ष में पुरजोर समर्थन करते हुए अपने अंतर्मन की उत्कंठा और आत्मविश्वास से कहना चाहती हूँ कि हाँ, सामाजिक चेतना का अभाव ही महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का सबसे बड़ा कारण है। 21वीं सदी जो कि दर्शाती है सुदृढ़ता विश्व की हर पक्ष में, चाहे वो कानूनी व्यवस्था की हो या सामाजिक संरचना की। तो ऐसे समय में समाज के सबसे सम्मानित एवं महत्वपूर्ण वर्ग महिला वर्ग के लिए हिंसा कैसे? भारत जो कि आदि युग से नारी को पुरुष से ऊंचा स्थान देता है, जिस देश में यत् नारस्यत पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसी विचारधारा प्रचलित है, उस भारत में नारी हिंसा का शिकार हो संभव ही नहीं लगता। संपूर्ण विश्व एक वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें हैं उसकी विचारधारा, संस्कृति और ज्ञान तर्पण की जिज्ञासु प्रवृत्ति, जो वर्ग, लिंग और संप्रदाय से ऊपर ज्ञान की महिमा को रखता है। उस विश्व में एक वर्ग आधारित हिंसा, उत्पीड़ना जो कि उसी वृक्ष की जड़ों का खोखलापन दिखाए कैसे? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 3 में से 1 महिला अपने जीवन काल में अपने शारीरिक और यौन अंतरंग साथी द्वारा हिंसा का शिकार हुई, जिनमें से 27% महिलाओं की उम्र 15 से 49 वर्ष है, जो उनकी शारीरिक, मानसिक और कार्य करने की क्षमता में गिरावट लाता है। आज की वैश्विक परिस्थितियों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये आंकड़ा समाज की एक पीड़ित सोच को ही तो दर्शा रहा है। वहीं तथाकथित पुरुषों की सोच का ही परिणाम है कि नारी का सम्मान जब तक ही होगा जब तक वह निर्धारित मूल्यों पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती रहेगी, अन्यथा कुटिल विचारधारा से पीड़ित पुरुष संस्कृति के सकारात्मक पक्ष को बदल यत् नारस्यतु पिटन्ते रमन्ते तत्र पुरुषा जैसी कुटिल विचारधारा को नारी के स्वाभिमान, उसके मूल और मानवीय अधिकारों का शोषण ही नहीं, उसे जड़ों से उखाड़ने में देर नहीं लगाती। समाज कानून व्यवस्था का निर्माण करता है ताकि अन्याय को रोक सके, पर क्या बल और डर उस अन्याय को रोक सकता है जिसका उदय ही बल और डर से हुआ हो? ये उसके विकास का डर है या विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह का डर? वो करेगी कटघरे में खड़ा यदि आएगा उसे दोष प्रवृत्ति में नजर। ये मेरा प्रतिपक्षी दल पर कटाक्ष ही है कि कितने कानून आने के बावजूद भी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े नहीं घटे। ये आंकड़े 2020 में 56.5% से बढ़कर 2021 में 64.5% हुए, जिनमें से 31.8% मामले उनके पति या
रिश्तेदारों द्वारा उनके लिए क्रूरता का वर्णन करते हैं। इसके विरोध में भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम का होना कानूनी कमजोरी को नहीं, पाश्चात्य संस्कृति के नकारात्मक प्रभावों स्वरूप भारतीय संस्कृति पर धूल फेंकता नजर आता है। तो अभी हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मौजूद है और यहाँ पे नेशनल डिबेट चलाया जा रहा है। सबसे पहली बात जो है वो है 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके तहत यहाँ पे जो है डिबेट किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे कॉलेज से, स्कूल से बच्चे आए हैं। यहाँ पे इन्होंने जो डिबेट में भाग लिया और इन्होंने अपनी अपनी सहमति रखी। इसी बीच कुछ स्टूडेंट भी हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनिष्का जैन है। मैं बनस्थली विद्यापीठ की छात्रा हूँ। मैंने विपक्ष में बोला था। अच्छा जी हाँ, क्या बोला था आपने? मैंने महिलाओं के ऊपर बोला था, जिसमें मैंने वह कानून रखा था कि कानून तो है लेकिन उसके लिए महिलाएं आगे नहीं आ पाती। उसका कारण वह कानून है जो लोगों को दंड ऐसे नहीं देता है कि जिससे महिलाएं आगे बढ़े। काश अगर वो दंड ऐसा होता कि अपराधी अपराध करने से डरता और महिलाएं सीधे सामने आके कहती कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, हाँ इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन दंड ऐसा है ही नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये सब सहन करके चुपचाप घर में रह जाती हैं? जी हाँ, हैं ऐसी महिलाएं, ऐसी निर्भया भी हैं बहुत सी, ऐसे स्कैंडल्स भी बहुत होते हैं, लेकिन क्या होता है, समाज के कारण बैठ जाती है। उन्हें पता है कानून कैसा है। जहाँ 1972 में अजमेर स्कैंडल हुआ था, क्या हुआ 2007 में अजमेर स्कैंडल में जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थीं उनके साथ क्या हुआ? 2007 में उन्हें अपराधी घोषित किया, 2013 में उन्हें रिहा कर दिया। क्या वो 300 महिलाओं के साथ सही हुआ? जी नहीं हुआ। अच्छा, निर्भया कांड जिस तरह से हुआ था, देश में बहुत चर्चित मुद्दा रहा, क्योंकि वो बिल्कुल देश को अंदर तक हिला के रख देने वाला मुद्दा था, कांड था। उससे क्या सबक लेते हैं और किस तरह से क्या हमारी जो कानून व्यवस्था है उसे और मजबूत करने की ज़रूरत है? कानून को ऐसे मामलों में और सख्त होना चाहिए, अपने निर्णय जल्द से जल्द सुनाने चाहिए। जब तक जितना धीरा आप करोगे उतने में महिलाएं ये सोच लेंगी जो सहन हो, जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही करना। कितनी निर्भयाएं सोच लेती हैं अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए क्या करना, 7 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे। जब वो महिला के साथ होता है तब तक, जब उसे निर्णय आते हैं, जब तक उसे न्याय मिलता है, तब तक वो दादी नानी बन जाती हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा। जिस तरह से आपने वो सुनी होगी बिल्किस बानो, बिल्किस बानो केस पे आप क्या सोचती हैं? उनके जो कैदी थे उनको भी रिहा कर दिया गया, वो बहुत गलत हुआ। अच्छा, ऐसा बिल्किस बानो के साथ जो हुआ गलत हुआ, और जिस तरह से उन्हें रिहाई मिल चुकी, आज़ाद कर दिया, और आज़ाद होने के बाद जो सम्मान दिया गया, क्या कहना है चीज़ों के ऊपर कि एक औरत के साथ इतना गलत किया, वहाँ उन्हीं लोगों को सम्मान दे दिया गया। क्या ये समाज, क्या ये कानून इतना अच्छा है कि महिलाओं का आज भी कुछ समझ नहीं रहा है, और बल्कि जो अपराधी है वो खुले घूम रहे हैं। उन्हें लगता है अरे ये अपराध कर दिया, अब क्या कुछ समय जेल में रहना है, थोड़े अच्छे से व्यवहार रखेंगे तो जल्दी छूट जाएंगे और फिर वही ज़िंदगी जी लेंगे। क्या है ये तो कुछ नहीं है। दंड आपने अभी डिबेट किया, तो अभी आप जो है भारत की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो सावधानी बरते, या फिर कानून के रखवाले को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि महिलाएं सिर्फ आत्मसम्मान सोचें, समाज के बारे में नहीं। समाज तो बोलता था, बोलता है, बोलता रहा है। सती प्रथा को लेकर भी समाज बहुत उठा था कि ये गलत है, ये पूर्वजों से शुरू हुई, राजा महाराजाओं से शुरू हुई प्रथा को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा राम मोहन रॉय जी थे जिन्होंने इस प्रथा को बंद करवाया। तो बस महिलाओं को अपना आत्मसम्मान के बारे में सोचना है, समाज का क्या कहना है, परिवार का क्या कहना है। गलत वो करता है, पर महिलाएं सिर्फ और सिर्फ अपने सम्मान को दे देती हैं सबको। आपका नाम? नैन्सी बंसल। अच्छा, आपने डिबेट में पक्ष में बोला, विपक्ष में? पक्ष में। अच्छा, क्या थे आपके मुद्दे? पक्ष में क्या बताया आपने? कि जैसे देखा जाए तो सामाजिक चेतना का अभाव ही महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का कारण है। पहला मैंने इशू भारत में कि भारत में नारी को दर्जा दिया है देवी का, लेकिन उसी पक्ष को नकार कर जब विदेशी संस्कृति यानी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हम अपनी भारतीय संस्कृति पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से नारी को निर्भर रहना, दर्द को सहते रहना सिखाए, बल्कि भारतीय संस्कृति नारी को सदैव आवाज़ उठाने के लिए कहती है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ये जो ब्रिटिश काल से या फिर मुगल काल कह ले उससे पहले ये देखने को मिला है
उससे पहले भी कुछ पॉइंट्स थे जो भारत में आ रहे थे, क्योंकि विदेशी सभ्यता भारत में प्रवेश कर रही थी। लेकिन अगर भारतीय मूल की बात की जाए तो भारतीय मूल अपने आप में सुदृढ़ नारी को सशक्तिकरण की ओर लेके जाता है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, वैश्विक स्तर पर देखा जाए कि वैश्विक जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से इंडिकेट कर रही हैं महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके लिए, और जो महिलाओं का जो प्रताड़ना हो रही है उसके लिए। तो मैंने उस पॉइंट को भी रखा था, और जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं उनका निर्माण किस तरीके से हो रहा है उस बात को भी मैंने रखा था। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जिस तरह से समाज में अभी भी बाल विवाह होते हैं, उसके साथ बाल विवाह के बहुत सारे हाँ जी, सती प्रथा, तो इन चीज़ों को लेकर आपकी क्या सोच है? मेरी ये है कि माता पिता को अपने बच्चे को जागरूक करना है, और इसके अलावा घर में ही नींव को सुदृढ़ करना चाहिए। कहते हैं कि समाज का सबसे निचला स्तर घर होता है, घर से ही विचारधारा बदल जाएगी ना, उस दिन समाज में हिंसा नहीं होगी। इसलिए बच्चे को वर्ग भेद से ऊपर समानता सिखाई जाए, उसको व्यवहार में अंतर नहीं समानता आए, और इसके साथ साथ उसे ये बताया जाए कि ये भी आपके समान है, ना कि इसमें अंतर है। जैसे अगर देखा जाए तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन घर से ही शुरू होता है, लेकिन जैसे अगर मेरा देखा जाए तो मेरी दादी मुझे कम देगी और मेरे भैया को ज़्यादा देगी, तो मैं इस बात को कहूँगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बच्चा सेल्फ अवेयरनेस के कारण बचपन में समझने लगता है। तो जब मैंने ये बात बोली अपनी दादी को फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने कहा कि तुम लड़कों से जलती हो, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं जलती नहीं, अपने अधिकारों की बात करती हूँ, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, और हमारा संविधान जब ये अधिकार दे रहा है तो मेरा ये समाज कैसे मुझसे ये अधिकार छीन सकता है? संविधान तो सबसे ऊपर होता है ना। तो इस तरीके से अगर बच्चों में जागरूकता है, यहाँ इसमें शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो शिक्षा अगर हो बच्चों के लिए अच्छी वाली, जैसे हमारे स्कूल में ही हमें सिखाया जाता था कि आपको अपने अधिकारों के लिए बोलना है। तो स्कूल में अगर ये अवेयरनेस आए, यानी कि उनकी फीमेल मेल टीचर इक्वालिटी की बात करें, अब NCERT की अगर बुक्स की बात करें तो उसमें एक समय में डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि महिलाओं को ही करके काम करते दिखाया जाता, तो पुरुष को जॉब, तो बच्चों के अंदर ये आता था ना कि अभी भी समाज में ये भेदभाव है कि अगर पुरुष प्रधान जो है वो जॉब करने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों की मंशा है, सोच है कि वो महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते, वो घर में ही रखते हैं। वो कहते हैं कि अब आप बच्चे को पालो। तो इस चीज़ को, इस बेड़ियों को महिलाएं कैसे तोड़ें? उनके लिए उनको खुद जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें अपने अंदर आत्मचेतना जागृत करनी होगी। इसलिए मैं कहती हूँ, नारी हूँ अंतर नहीं मुझ में और तुझ में, नहीं चलूँगी समाज में निर्धारित कुटिल मार्ग पर तेरे, एक दिन आएगी यहाँ सम्मान की लहर, और उस दिन होगी यहाँ जागरूकता की पहर, जागरूकता की पहर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने यहाँ पे बातचीत कराई आपको, जो लोग यहाँ नेशनल डिबेट में आए हैं, किस तरह से जो है महिलाओं को लेकर सबका अपना तर्क कुतर्क है। जो यहाँ पे लड़कियाँ आई हैं, लड़के आए हैं, वो तमाम लोग जो हैं विभिन्न राज्यों से आए हैं। लेकिन ऐसे में जो है अभी भी भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है, जहाँ पर अभी भी अगर लड़का प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो लड़की को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। हालांकि धीरे धीरे जो है ये हमारे भारत में जो विचारधारा है, इस चीज़ को धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है, इसमें बदलाव आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है बदलाव की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ हमें अपने कानून व्यवस्था पे भी ध्यान देना होगा कि किस तरह से एक निर्भया कांड हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, ये तमाम जो कांड हो, या फिर अभी लखनऊ के कानपुर में जिस तरह से एक बेटी और माँ को किस तरह से जो है सरकारी अधिकारी के द्वारा बुलडोज़र गिराकर घर के अंदर ही जला दिया गया। तो ये तमाम चीज़ है जो महिलाएं अभी भी इन चीज़ों के लिए संघर्ष कर रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं, अपनी आवाज़ को बहुत आगे पहुंचाना चाहती है, लेकिन अभी भी उनका आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली अप टू डेट।